हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो मतलब हमें किताबें और हमें कब्रें, कब्रें क्या होता है? जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, ठीक है, ज़मीन के अंदर। ठीक है, वो हमें क्या बताती हैं? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एज द बेल रैंग, जैसे ही जो है बेल बजती है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। तो अध्यापक जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो कहते हैं क्या करो भाई, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी। तो लोग कहाँ जा रहे होते हैं भाई? ये सारे बच्चे टीचर ले जा रहे होते हैं ना लाइब्रेरी में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये सारे बच्चे 6th क्लास के लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही मैरी जो है लाइब्रेरी में आती है, पैर अंदर रखती है। स्टेप्ड इनसाइड का मतलब होता है कदम अंदर रखने के तरीके से। तो शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर दैन देयर क्लासरूम। तो वो देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो तो उनकी कक्षा से भी बहुत ज़्यादा, उनके क्लासरूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बच्चा चौंक जाएगा ना, अरे बाप रे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है ना। तो ऐसा इसका रिएक्शन होता है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स। शेल्व्स क्या होता है? जहाँ पे हम किताबें रखते हैं ना, ठीक है, वो वाले खाने जैसे हम बोलते हैं हिंदी में। ऑल फुल ऑफ बुक्स, और वो सारे शेल्व्स किससे भरे हुए थे? किताबों से भरे हुए थे। इन वन कॉर्नर, एक कोने में, वॉज अ कबर्ड, एक कबर्ड रखी थी जो किससे फिल थी भाई? भरी हुई थी, फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, कुछ पुरानी किताबों से वो पूरी भरी हुई थी। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड, द टीचर सेड, जब टीचर ने देखा कि ये बच्ची जो है, मैरी जो है, ये कबर्ड को खोल रही है, तो उसी कबर्ड को जो किताबों से भरी हुई थी ना, दैट कबर्ड हैज़, तो टीचर ने क्या कहा? दैट कबर्ड हैज़ अ वेरी स्पेशल बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो इस कबर्ड में हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट किताबें, किसकी? अलग अलग रिलीजन्स की। रिलीजन्स मतलब अलग अलग धर्म की। तो अलग अलग धार्मिक किताबें एक तरीके से उसके अंदर। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, कि भाई हमारे पास बहुत सारे वेद हैं, वेदों की किताबें हैं। वेद, वेद क्या होते हैं? ऐसा बच्चे को भी लगा था, आपको भी लगा होगा, राइट? व्हाट आर द वेद्स? वेद्स क्या होते हैं भाई? काय की किताबें हैं ये, है ना। मैरी वंडर्ड, मैरी जो है वो सोचने लगती है कि सर क्या कह रहे हैं, ये वेदों की किताबें हैं। तो वेदों की किताबें क्या होती हैं? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेद जो थे ना बेटा, वो दुनिया की सबसे पहले लिखी हुई जो किताबें थी, वो उनमें से हैं। ठीक है, अब पहले तो लोग क्या करते थे? ओरल पढ़ाते थे। अगर आपने, मैंने इसका हिंदी मीडियम वाला वर्जन भी बनाया, नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना। हिंदी में एक स्टोरी की तरह आपको पूरा हिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे भी आपको पूरा ट्रांसलेट करके बताती हूँ, बट एक बार हिंदी वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। काफ़ी मदद मिलेगी चैप्टर को बहुत क्लीन करने के लिए आपको। देखो, होता क्या है, वन ऑफ द, पहले क्या होता था? ओरल टीचर पढ़ाते थे, मतलब टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते थे, याद कर लेते थे। लिखने का कोई प्रोसीजर नहीं था, कुछ था ही नहीं, कोई लिख कर नहीं पढ़ता था। लेकिन फिर बहुत टाइम बाद जो है वो लिख लिख कर पढ़ना लोगों ने सीखा, है ना। मतलब लिखा होगा तभी तो पढ़ेंगे ठीक है, चलो आते हैं आगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, धरती की सबसे पुरानी किताबों में से होते हैं वेद। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने कभी ना कभी वेदों के बारे में तो कुछ ना कुछ सुना ही होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, कितने वेद होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, बुक में मार्क करो, ठीक है। द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद स्पेलिंग याद कर लेना, पक्का ये क्वेश्चन आएगा। वेद कौन कौन से होते हैं? ठीक है, उनके नाम लिखो। अब इसमें से ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ना ओल्डेस्ट वेद का नाम बताओ। दैट इज ऋग्वेद, यानी कि जो सबसे पहले वेद लिखे गए थे ना, वो था ऋग्वेद। उसके बाद फिर बाकी वेद लिखे गए, जैसे कि सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया। अब अगर आता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद जो था कब कंपोज किया गया, यानी कि ऋग्वेद जो था कब लिखा गया, तो वो लिखा गया था 3500 साल पहले। ठीक है, नहीं कंपोज किया गया था, लिखा नहीं गया था, कंपोज किया गया था। लिखा तो बहुत बहुत बाद में होगा, बट ऋग्वेद वाज, जब ऋग्वेद जो था वो कंपोज किया गया था कब? 3500 साल पहले। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। ऋग्वेदा में क्या होता है? कम से कम 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स होती हैं। अब हाइम्स कैसे होती हैं? जैसे कि स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स, जैसे आप अपने भगवान की करते हो ना, ओम जय जगदीश हरे ओम, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि मंत्र वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसमें भी हाइम्स लिखी हुई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ता, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं सूक्त। इंग्लिश में सूक्ता स्पेलिंग आती है, हिंदी में होता है सूक्त, जिसका मतलब होता है वेल सेट, अच्छे तरीके से कहा गया। ठीक है, चलो क्वेश्चंस निकालें। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हमारे? पहले क्वेश्चन आता है, वेद कौन कौन से होते हैं? ठीक है, चारों का नाम बताओ। तो ऋग्वेद, सामवेद, यहाँ से आंसर लिखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आई होप
आप लोग मार्क कर रहे होगे, ठीक है। तो ये वाले होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है ओल्डेस्ट वेद का नाम बताओ, तो इसी पैराग्राफ में से दूसरा क्वेश्चन निकलता है, तो आंसर आता है ऋग्वेद। तीसरा आता है कि ऋग्वेद कब कंपोज किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या आता है भाई, लगभग 3,500 साल पहले, ठीक है, अबाउट 3,500 ईयर्स एगो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ऋग्वेद में है क्या, ठीक है। तो आंसर आता है द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1,000 हाइम्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइम्स को व्हाट डू वी कॉल हाइम्स। हाइम्स मीन्स सूक्ता, सूक्ता मीन्स वेल सेड, ठीक है। और दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। तो ये हाइम्स जो होती थी ना, ये प्रेज में होती थी, तारीफ में होती थी। किसकी तारीफ कर रहे हैं भाई, इन हाइम्स में हम देवी देवताओं की, ठीक है। तो गॉड्स मतलब देवता और गॉडेस मतलब देवियाँ। तो देवी देवताओं की जो होती थी, हम जो है वो इसमें तारीफ वाले जो हाइम्स होते थे वो बोलते थे, है ना। जैसे हम वो कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, या फिर कुछ भी भगवान के लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, ठीक है। तो तुम ही करता धरता हो, तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं ना, उनको प्रेज कर रहे हैं ना, ऐसे ही हाइम्स होती थी, ठीक है। 3 गॉडेस आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दिस पैराग्राफ, कि भाई कौन से 3 गॉड जो हैं उनकी बात होती है इन वेदों में। तो अग्नि किसके देवता होते हैं भाई, अग्नि होते हैं गॉड ऑफ फायर, आग के देवता। इंद्र किसके देवता होते हैं भाई, वॉरियर गॉड, मतलब युद्ध के देवता, ठीक है। एंड सोमा क्या है, एक प्लांट है, सोम जिसे हिंदी में बोलते हैं हम, एक प्लांट है विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, जिससे क्या होता है, हम फ्रॉम विच मतलब जिससे हम जो है क्या तैयार करते हैं, कि स्पेशल ड्रिंक, एक बहुत ही स्पेशल सा पेय मीन्स ड्रिंक मीन्स जो हम कुछ पीते हैं वो हम तैयार करते हैं, सोमरस, ठीक है। सोमरस मुझे ढूंढ के बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो आगे आते हैं। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। अब ये देखो हाइम्स, अब आप बोलोगे कि उसमें है ना हज़ारों हाइम्स लिखी हैं, तो ये हाइम्स लिखी किसने हैं, तो हाइम्स लिखी हैं सेजेस ने। हमने क्या क्या पढ़ लिया, 4 वेद होते हैं पढ़ा। सबसे पहला ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद कब कंपोज हुआ था, 3,500 साल पहले। ऋग्वेद में क्या लिखा है, हाइम्स लिखी हैं। हाइम्स का मतलब होता है सूक्त, और सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, अच्छे से कहा गया। इन हाइम्स में क्या लिखा गया है, इन हाइम्स में देवी देवताओं के प्रेज उनको किया गया है। कौन से देवी देवता इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, देवता हमें 3 जिनके बारे में जिक्र किया गया है, वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि किसके देवता हैं, आग के। इंद्र किसके देवता हैं, युद्ध के। और सोम किसके देवता हैं, एक ऐसे प्लांट के जिससे स्पेशल ड्रिंक बनती है, ठीक है। अब आता है हाइम्स को किसने लिखा, हाइम्स को लिखा था सेजस यानी कि ऋषियों ने, ठीक है। और प्रीस्ट जो थे वो क्या करते थे, प्रीस्ट मतलब जो पुरोहित वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, वो टॉट यानी कि पढ़ाया करते थे। किनको पढ़ाया करते थे, इन हाइम्स को, स्टूडेंट्स को। कैसे पढ़ाते थे, टू रिसाइट, उनको बोलना सिखाते थे, और रिसाइट करके क्या कराते थे, उनको मेमोराइज याद कराते थे। ईच सिलेबस पूरा का पूरा ईच सिलेबस नहीं है ये, क्या है ये, ईच साइलेबल मतलब एक एक अक्षर, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस वो क्या करते थे, बोल बोल के याद कराते थे। जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आप याद कर लो मेरे साथ बोल बोल के। तो ऐसे ही ना गुरुजी उस समय कुछ लिखने का प्रोसीजर तो था नहीं, तो गुरुजी बोलते जाते थे, बच्चे बोलते जाते थे, गुरुजी बोलते जाते थे, बच्चे बोलते जाते थे, और इस तरीके से वो इसको लर्न कर लेते थे, ठीक है, मेमोराइज कर लेते थे हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को, बिट बाय बिट, धीरे धीरे विद ग्रेट केयर वो उसको याद करा देते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मैन। अब देखो यहाँ पर ना बड़ी ध्यान से याद रखना कि ज़्यादातर जो हाइम्स थी ना वो कंपोज की गई थी और पढ़ाई जाती थी, लर्न कराई जाती थी या लर्न की जाती थी बाय मैन के, है ना। ज़्यादातर तो ये आदमियों का ही काम होता था कि वो हाइम्स को लर्न कराते थे या फिर लर्न करते थे, है ना, पढ़ाते थे या फिर पढ़ते थे। लेकिन अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वीमेन, लेकिन कुछ हाइम्स जो हैं वो औरतों ने भी कंपोज की है। कंपोज करना क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप ना पेड़ों पर कोई कविता कंपोज कर दो या गाना कंपोज कर दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई गाना बनाओगे, दिस इज़ व्हाट इट्स कंपोज करना, ठीक है। तो औरतों ने भी कंपोज किए हैं, कुछ, ज़्यादातर किसने किया, मैंने किया। द ऋग्वेदा इज़ नॉट ओल्ड, और ऋग्वेदा इज़ एन ओल्ड वैदिक संस्कृत। आप भी देखो ऋग्वेदा जो है ना वो बहुत ही प्राक और जो पुरानी संस्कृत होती थी, बिल्कुल वैदिक संस्कृत, उसमें लिखा गया है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। और ये जो संस्कृत है ना, इट्स वेरी डिफरेंट जो आप स्कूल में पढ़ते हो। अभी आप बोलो कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, मैं ऋग्वेद पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, बिकॉज वो जो संस्कृत है ना वो आपकी संस्कृत से बहुत ज़्यादा अलग थी, ठीक है, वो बहुत ही अलग थी, लैंग्वेज में बहुत बदलाव आया है, राइट। चलो आगे देखते हैं।
संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, कोई बॉक्स मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का हर बॉक्स, ठीक है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत किस फैमिली की लैंग्वेज है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है। तो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन। भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का मिक्सचर है संस्कृत, उस परिवार की है, मिक्सचर भी नहीं कह सकते, उस परिवार की है। उस परिवार में क्या होगा, आपके परिवार में क्या होता है, किसी की नाक एक जैसी होती है, किसी की आंख एक जैसी होती है, किसी का व्यवहार, किसी की बोली, किसी की हाइट एक जैसी होती है। ऐसे ही संस्कृत में क्या है, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, तो इन तीनों भाषाओं को हम कह सकते हैं कि भाषाएं जो हैं आपस में कुछ कुछ रिलेट करती हैं, ठीक है। रिलेट करती हैं मतलब जैसे बहुत सारे वर्ड संस्कृत के हिंदी, हिंदी के संस्कृत, या फिर इंग्लिश संस्कृत से बनी हैं, कुछ इस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के शब्द जो हैं कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं के अंदर, राइट, साउंड्स कॉमन है, ठीक है। आओ, सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज़ यानी असमिया भाषा, गुजराती भाषा, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन, और मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश। यूरोप में क्या बोला जाता है भाई, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सब बिलोंग करती हैं टू दिस फैमिली। ये सब एक परिवार का हिस्सा हैं और दे आर कॉल्ड फैमिली। हम इन्हें फैमिली क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। तो ओरिजिनली इन सभी भाषाओं के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं बच्चे, कॉमन है। कुछ कुछ वर्ड्स आप देखो कॉमन है। एक वर्ड आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम में ज़रूर लिख कर आना। टेक द वर्ड मात्रा, मात्रा संस्कृत का वर्ड है, हिंदी में इसको माँ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मदर बोलते हैं। है मिलता जुलता, नाक मिल रही है जैसे मैं बोल रही थी ना, शक्लें मिलती हैं, ऐसे ही देखो मात्रा, माँ, मदर, मिलता मिलता है ना ये सब, ठीक है, इसीलिए इसको एक फैमिली कहा गया है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़, क्या आपने इसमें कुछ सिमिलैरिटी नोटिस किया? यस, हमने करी है ना, सिमिलैरिटी तो हमने ममा वाली नोटिस करी है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट बिलोंग करती हैं टू डिफरेंट फैमिलीज़ को। अच्छा, अब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में जो दूसरी भाषाएं हैं वो बिलोंग करती हैं दूसरी फैमिलीज़ को, उनका अपना एक परिवार है। जैसे फॉर इंटेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए एक एक वर्ड का मतलब बताने की कोशिश तो करती हूँ भाई, है ना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट, जो भाषा नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होती है, बिलोंगिंग टू दी तिब्बतो बर्मन फैमिली, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। तिब्बत बर्मन फैमिली को बिलोंग करती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बिलोंग किसको करती है भाई, द्रविड़ फैमिली को बिलोंग करती है। कौन सी भाषा किस फैमिली को बिलोंग करती है, प्लीज़ अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, वो किसको बिलोंग करती है, एस्ट्रो एसेटिक फैमिली को, ठीक है, एस्ट्रो एसेटिक फैमिली को बिलोंग करती है। लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड, अपनी आप बताओ, लिस्ट बनाओ भाई लैंग्वेजेस का जिनके बारे में तुमने सुना हो अबाउट, एंड ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का, उसको पता लगाने का उसकी फैमिली को कि ये भाषा किस परिवार से आई है, किस भाषा के परिवार से आई है, टू विच दे बिलोंग, राइट। आगे आ जाते हैं, चलो भाई। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। देखो आज जो किताबें आप पढ़ते हो, आपके स्कूल में होती हैं, आप पढ़ते हो ना, वो तो कैसी हैं, अभी भी आपके हाथ में किताब जो है वो कैसी है, प्रिंटेड है ना, किताब है ना। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड, लेकिन ऋग्वेद जो होता था वो बोला जाता था, रिसाइट किया जाता था, एंड हर्ड और सुना जाता था, रादर देन रीड। अभी रीड कहाँ से करते है ना, इसीलिए लिखा है कि रीड करने की बजाय वो क्या किया जाता था, रिसाइट किया जाता था और हर्ड किया जाता था, यानी कि बोला जाता था और सुना जाता था, क्योंकि वो लिखा हुआ था ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर, वो तो बहुत सेंचुरी बाद लिखा गया, आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, जब वो पहली बार कंपोज किया गया था 3500 साल पहले, उसके तो बहुत बाद में उसको लिखा गया है, राइट। एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लगभग 200 साल पहले तो उसको प्रिंट ही किया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जो चीज़ 3500 साल पहले लिखी गई थी 200 साल पहले प्रिंट करी होगी, तो आपको कैसे पता कि ऋग्वेद वो सही प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, उसमें जो लिखा है वो सही है नहीं है। होता क्या था, देखो आपने आपके परदादा के बारे में कौन अच्छे से बता सकता है आपको, दादाजी। अब दादाजी के बारे में और कौन अच्छे से आपको बताएगा, आपके पापा। आप अपने पापा के बारे में अपने बच्चों को बता सकते हो, राइट। तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को कुछ भी बताती जा रही है,
ठीक है, और आपकी जनरेशन तक वो बात पता है आपको। सेम एज एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को याद कराती थी। ठीक है, पहले क्या होता था, गुरुजी अपने शिष्य को याद कराते थे, फिर वही शिष्य बड़ा हो जाता था और वो गुरु बन जाता था। अब ये गुरुजी बन गए, फिर वो अपने शिष्य को याद करेंगे, एंड सो ऑन। ये चेन चलती रही, इतने साल से ये चेन ऐसे ही चलती रही, और करीबन 200 साल पहले इनको प्रिंट कराया। चलो आगे आते हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। किस तरीके से जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद को पढ़ते हैं। हाँ भाई, इतनी पुरानी लैंग्वेज है, कैसे समझ आती होगी। ठीक है, अब ये कह भी रहे हैं कि इनकी संस्कृत हमारी संस्कृत से बहुत भिन्न है। चलो पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस कैसे होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट की तरह। वो क्या काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की तरह, फाइंड आउट करते हैं, खोज करते हैं किस चीज़ की, अबाउट द पास्ट। पास्ट हिस्ट्री के बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ हुआ, ये क्या चीज़ है ना, कुछ खुदाई में मिल गया तो ये क्या है, वो क्या है, कुछ इस तरह से। इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, केवल मटेरियल के बारे में नहीं कि बर्तन मिले हैं, चूड़ी मिली है ना, उसके बारे में नहीं, केवल उसके बारे में नहीं, दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। ठीक है, रिटन सोर्सेज जो मतलब लिखी हुई चीज़ें हैं उनको भी बहुत अच्छे से एग्जामिन करते हैं। तो हिस्टोरियंस जो हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं पास्ट के बारे में। तो वो बोल रहे हैं कि उसके अलावा वो देखो, एडिशनल मटेरियल रिमेन्स जो भी होते थे उसके अलावा वो क्या करते थे, इन एडिशन टू का मतलब इंग्लिश में क्या होता है भाई, इसके अलावा, है ना। तो मटेरियल रिमेन्स के अलावा जो भी रिटन सोर्सेज हैं उसको भी एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करना मतलब जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी एग्जामिन करते हैं ना, सही लिखा है नहीं लिखा है, राइट। सो लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो चलो देखते हैं भाई कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी होगी ऋग्वेद की। सम ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ जो हाइम्स हैं, स्तुतियाँ हैं, प्रेयर्स हैं, वो ऋग्वेदा में डायलॉग्स के रूप में है। लाइक विश्वामित्र जी का एक डायलॉग अभी आपको दिएंगे नीचे कि वो नदियों से बात कर रहे हैं। ठीक है, नदी देवी का रूप माना गया उस समय। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम। नीचे दिया हुआ है, डायलॉग है बिटवीन अ सेज। एक सेज थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र, और 2 रिवर्स, इनका नाम था व्यास और सतलुज। ठीक है, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। इनकी पूजा की जाती थी एज गॉडेस, राइट, देवियों के रूप में। तो ये क्या है, एक पेज है फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा से पेज लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, पत्तों वत्तों पे जो लिख देते थे, ये वो है, वहाँ से लिया गया। और मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ये है ऑन दी बर्च बार्क। जो बिर्च बार्क होती है, मतलब बुर्ज का एक पेड़ होता था, इसको बुर्ज बोलते हैं हिंदी में। बुर्ज का एक पेड़ होता था जो कि कहाँ पाई गई है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई है, फाउंड इन कश्मीर में। ठीक है, मतलब कश्मीर में पाई गई है। कहाँ कब पाई गई थी, अबाउट 150 साल पहले। इट वॉज यूज्ड, ये यूज़ की जाती थी टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। अब देखो, मिली होगी 150 साल पहले, तो इसको ऋग्वेद के टेक्स्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया होगा, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ऋग्वेद की ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुई है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया गया होगा। अभी ओरिजिनल मिलेगी तो यूज़ ही तो करेंगे ना। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी, और अब ये कहाँ है, लाइब्रेरी में है। कहाँ की, पूना महाराष्ट्र की लाइब्रेरी। आई होप इतना समझ आ गया है। ठीक है ना। अब ये जो डायलॉग्स है ना, इनसे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, तो विश्वामित्र और रिवर्स के हैं, ये आप ऐसे ही पढ़ लेना। आगे आते हैं जो मेन काम है हमारा। ठीक है, कैटल, मवेशी जो होते थे हमारे, और हॉर्सेस, घोड़े, चैरिट्स, रथ। चलो क्या पढ़ते हैं, देखते हैं इनके बारे में भी हम। देर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल। बहुत सारी जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में वो कैटल से रिलेटेड है ना, कैटल के लिए हैं अपने, है ना। और या फिर चिल्ड्रन, स्पेशली बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटे के लिए हैं, बच्चे के लिए, मतलब नहीं कह सकते, बेटे के लिए प्रार्थनाएं हैं। एंड हॉर्सेस के लिए प्रार्थनाएं। इसका मतलब इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। किस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, कैटल की। क्यों, क्योंकि उस समय जो है कैटल जो होता था बहुत उनके लिए कीमती होता होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पशु जैसे गाय हो गई या फिर कोई भी ऐसा पशु जो उन्हें दूध वगैरह देता होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, चिल्ड्रन, बेटे की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, है भी, लेकिन उतना नहीं आज। लेकिन उस समय तो बेटा 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 बहुत ज़्यादा होता था, तो स्पेशली उसकी तो हाइम्स, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हैं। और हॉर्सेस, क्योंकि देखो हॉर्सेस का प्रयोग वो चैरिट्स वगैरह में भी करते थे, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। हॉर्सेस वर यॉक्ड मतलब खींचने का काम करते थे, किसको, टू चैरिट्स। ठीक है, तो हॉर्सेस का काम होता था चैरिट को खींचना। देखो ना, महाभारत कभी देखो तो घोड़े चल रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, रथ को खींचते हैं ना घोड़े, वही तो बता रहे हैं। दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। तो ये सब कहाँ यूज़ होते थे, बैटल्स, युद्धों में यूज़ होते थे।
अब युद्ध कैसे होगा, अब कितना थोड़ी कि बम गिरा दिया, बम तो होता ही नहीं था, तो घोड़ों पे बैठ बैठ के टिक टिक करके पहुंचते थे। विच वर फॉट टू कैप्चर, अच्छा जी युद्ध क्यों होते थे, कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। किसको पकड़ना है भाई, कैटल को पकड़ने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट, देखो कैटल के लिए तो युद्ध भी हो जाते थे, सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा कैटल उस समय। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, अच्छा एक कारण तो मिल गया हमें कैटल और दूसरा कारण मिल गया हमें लैंड। अच्छा जी ज़मीन पे किस लिए लड़ते थे, घर बनाना था उन्हें, नहीं, तो ज़मीन पे कौन सी वाली ज़मीन पे लड़ते थे, विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पैस्चर। पैस्चर का मतलब होता है चारागाह, चारागाह मतलब जहाँ जानवर जाएँ और चक 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 करके आराम से चारा खा लें, चर लें बोलते हैं ना उनको, खा लें आराम से, ठीक है। तो अब देखो कैटल के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, लैंड के लिए लड़ाई हो रही है, वो भी तो रिलेटेड टू कैटल ही हो गई, क्योंकि इस लैंड पर कैटल ही के लिए तो पैस्चर चाहिए हमें। अच्छा, और ऐसी लैंड के लिए भी लड़ाई होती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन्ड क्विकली, ऐसी क्रॉप जैसे कि बारले, बारले मतलब जौ, जौ क्या होता था, वो बहुत जल्दी उग जाता था। जौ का आटा बनता है ना, बाबा रामदेव बेचते हैं ना, पता होगा आपको, ठीक है, बाबा रामदेव ही नहीं, बहुत सारे लोग बेचते हैं, ठीक है। तो जौ का जो आटा मतलब जौ जो होता था ना फटाफट उग जाता होगा, तो ऐसी लैंड के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी जहाँ पर जौ जो था बहुत जल्दी से उग जाता था। कैटल के लिए लड़ाई हो रही है, कैटल के साथ साथ पैस्चर के लिए जो लैंड है वो वाले उसके लिए भी लड़ाई हो रही है। और किसके लिए लड़ाई होती थी, तीसरी बात, ऐसी लैंड के लिए लड़ाई होती थी जहाँ पर कि जौ जल्दी से उग जाता था। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, ठीक है, कुछ तो जो थी लड़ाइयाँ, अब हमें नेक्स्ट कारण मिला पानी के लिए भी होती थी। एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ होता था पकड़ लो आदमियों को। अभी आदमी को पकड़ के क्या होगा, उसको दास बनाएंगे ना, दास बनाएंगे, नौकर बना के रखेंगे, है ना, तो उसके लिए भी लड़ाई होती थी, उनको कैप्चर कर लेते थे लोगों को। आगे आते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं आ रहा है तो भी बताओ, क्योंकि नहीं आ रहा है तो फिर मैं किसी और तरीके से उसको समझाऊंगी, ठीक है। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज कैप्ड बाय द लीडर्स। अब देखो युद्ध वुद्ध में जो भी जीत के आते थे, तो कुछ वेल्थ, सम ऑफ द वेल्थ मतलब कुछ जो पैसा धन होता था, वॉज ऑब्टेन्ड, है ना, वॉज नहीं, दैट वॉज ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त किया जाता था। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। अभी युद्ध हुआ तो कुछ कुछ जीते, जीते मतलब प्राप्त किया, ठीक है, वो तो रख लिया जाता था लीडर के द्वारा, कुछ पार्ट लीडर रखता था। सम वॉज गिवन टू प्रेस्ट, कुछ जो दे देते थे पुरोहित पुजारी जो होते हैं ना हमारे पंडित जी टाइप, ठीक है, उनको दे देते थे। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, जो बाकी का बचा है वो लोगों के बीच में ऐसे ही बांट देते थे। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, यजनास मीन्स यज्ञ, है ना, कुछ पैसे से यज्ञ कराते थे। यज्ञ देखा है आपने, यज्ञ कैसा होता है, अच्छा आपके घर में कभी हवन होता है, हवन पूजा होता है जिसमें आप स्वाहा स्वाहा करके चीज़ें डालते हो, बस वही, ठीक है, पहले बड़े लेवल पे होता था, उसको यज्ञ बोलते थे, ठीक है। और सेक्रीफाइसेस इन देयर ऑफरिंग्स वाज मेड इनटू द फायर, आज भी तो हम यही करते हैं, हवन में फायर में चीज़ें डालते हैं, है ना, आग में डालते हैं ना, प्रज्वलित करते हैं। जब पंडित जी बोलते हैं स्वाहा, तो आप हाथ में लेके सामग्री डालते हो, राइट। हम क्या कर रहे हैं, सामग्री को क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेक्रीफाइसेस मतलब एक तरीके से इस तरह की चीज़ें भगवान को ऑफर की जाती थी, डाली जाती थी। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस, तो ये चीज़ें किन के लिए डाली जाती थी, यज्ञ किन के लिए होता था, ये होता था देवी देवताओं के लिए, उनको ऑफरिंग की, मतलब ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड, जो हम जो भी चीज़ें डालते थे उसमें क्या क्या डालते थे, घी डालते थे, ग्रेन्स डालते थे, हम आज भी डालते हैं। देखो ना आपके घर में पूजा होगी तो आप देखना हवन में पंडित जी घी वगैरह डलवाते हैं, अनाज वगैरह भी होते हैं वो भी डलवाते हैं, ठीक है। एंड सम केसेस एनिमल्स, वो हम नहीं डालते, ठीक है। तो पहले एनिमल्स वगैरह के लिए भी मतलब इस तरह का एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करते थे, उनको लगता था सीधा भगवान को मिलेंगे जाके, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ज़्यादातर तो क्या होता था आदमी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे इस तरह के युद्ध में ना, मोस्टली आदमी ये लोग वॉर्स वगैरह युद्ध कर लड़ते थे। एंड देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, ज़्यादा कोई रेगुलर आर्मी तो थी नहीं इनके पास, तो बट देयर वर असेंबलीज where people meet and discussed matter of war and peace। अब देखो ऐसा तो होता नहीं था राजा है, राजमहल है, बड़े बड़े कमरे हैं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो होता क्या था, तो फिर रेगुलर आर्मी भी नहीं होती थी इनकी, तो असेंबलीज बना लेते थे कि ठीक है आज रात को असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे। असेंबली मतलब क्या होता है, इकट्ठे होना एक जगह, है ना। आपकी प्रेयर में भी क्या होता है, असेंबली क्या, असेंबल होना, असेंबल होना मीन्स इकट्ठे होना, दिस इज द वर्ड जो वहाँ से ही आया एक तरीके से, ठीक है। तो लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ बैठ के डिस्कस करते थे। डिस्कस क्या करते थे, रात को खाना क्या बनेगा, नहीं, डिस्कस करते थे कि अभी वॉर करा जाए आजू बाजू या फिर शांति रखें अभी थोड़े दिन, है ना। वॉर करेंगे तो क्या मिलेगा, कैटल मिलेंगे, लैंड मिलेगी, पानी मिलेगा, है ना, बंदी बना लेंगे, लोगों को कैप्चर कर लेंगे, इसके लिए तो वॉर करते थे। तो लोग डिस्कस करते थे कि अभी वॉर करें कि अभी पीस रखें। दे ऑल्सो चोज
लीडर्स। अच्छा, ये लोग ना अपना ना लीडर भी खुद ही चुन लेते थे। हु वर ऑफन ब्रेवर स्किलफुल वॉरियर। अच्छा, आप क्लास का मॉनिटर चुन लेते हैं ना, जो भी मॉनिटर, जो भी बच्चा आपकी क्लास में आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर बढ़िया लीडरशिप स्किल हैं, ये बढ़िया तरीके से क्लास को जो है वो माइंड कर सकते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको अपना लीडर यानी कि अपना मॉनिटर बना लेते हो। अच्छा, तो ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी ऐसे ही होता था। क्या होता था कि जो भी लोगों को अपने ग्रुप में ब्रेव, एकदम स्किलफुल, है ना, बहादुर लगता था, बहुत ही कुशल लगता था, उसको ये क्या करते थे, कुशल योद्धा होता था। योद्धा का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बोलबाला था ना, युद्ध वगैरह होते थे, तो उसको ये अपना लीडर बना लेते थे। चलो जी आगे देखते हैं। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ठीक है, शब्द जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम उस समय के लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ दी वर्क दे डू। अच्छा, पहली बात तो हम शब्दों का यूज़ करते हैं आदमियों के लिए जो वो काम करते थे उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे, तो अगर हम ब्राह्मण वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो पूजा पाठ का अनुष्ठान करते होंगे। क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय क्या करते थे अपने, ये युद्ध बुद्ध लड़ते होंगे। ठीक है, और शूद्र ये जो नालियाँ वगैरह साफ़ करना है ये वाले काम करते होंगे। तो थोड़ा सा काम के आधार पर हो गया। दे डू, चार होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज के आधार पर भी हम शब्द दे सकते हैं इन्हें, और जो भी वो बोलते थे, एंड द प्लेस दे बिलोंग टू उसके आधार पर भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली के आधार पर भी होता है, उनकी कम्युनिटीज़ है ना, किस कम्युनिटी में वो रहते हैं, कैसी कम्युनिटी में वो रहते हैं, और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब किस तरह की पूजा पाठ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, गाना बजाना गाते हैं, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उसके आधार पर हम इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों को कि ये लोग कैसे होते थे। मतलब मान लो कि एक ग्रुप है तो हम बोलेंगे कि वो पहाड़ पे रहता है, पहाड़ी है, पहाड़ी गाना गाते हैं, पहाड़ी कपड़े पहनते हैं, उस तरह की दाल खाते हैं, उस तरह से हमने उसको डिस्क्राइब किया ना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स को जो कि यूज़ किए गए थे डिस्क्राइब करने के लिए पीपल, मतलब लोगों को, पाए जाते हैं कहाँ पर, जो ऋग्वेद में पाए गए। तो देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप थे जो काम के आधार पर हैं। क्या, द प्रीस्ट पुजारी वगैरह जो थे, समटाइम्स उनको हम ब्राह्मण भी बोलते थे, जो परफॉर्म करते थे क्या, वेरियस रिचुअल्स, एंड राजास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रिचुअल को कौन परफॉर्म करता था, ब्राह्मण। ब्राह्मण को क्या बोलते थे हम, प्रीस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या बताया उन्होंने, राजा। तो दो ग्रुप तो हो गई है। अच्छा, द राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू वुड लर्निंग अबाउट लेटर। अब ये वो वाले राजा नहीं है जिनकी कहानी सुनते हैं, राजमहल में रहता था, है ना, एक राजा था, राजमहल में रहता था, बड़ी सी सेना थी, राजकुमारी थी उसकी, रानी थी उसकी, ऐसे वाले राजा नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं वो वाले राजा की बात नहीं हो रही जो कि राजा भाई आप पढ़े होगे आगे की क्लासेस में या आगे की किताब में। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़। इन वाले राजाओं की, जो यजुर्वेद के, ऋग्वेद के टाइम वाले राजा हैं, इनकी कोई ऐसी राजधानी नहीं होती थी, इनके पैलेसेस नहीं होते थे, इनके कोई महल नहीं होते थे, इनकी आर्मीज़ नहीं होती थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही ये पब्लिक से टैक्सेस जो हैं, टैक्स जो कर होता है वो कलेक्ट करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज। और जनरली ऐसा भी नहीं होता था कि जैसे हम तो जिन राजाओं को जानते हैं, हम तो ऐसे देखते थे राजा का पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, ऐसे ही तो चलती थी मोनार्की सिस्टम। लेकिन ऋग्वेद के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर। दोबारा से वो प्रीवियस पहला वाला सेक्शन तुम दोबारा से पढ़ो एंड देखो वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजा डिड। तो फिर भाई ये राजा क्या करते थे। ठीक है, चलो, टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। दो शब्द जो हैं वो यूज़ किए गए थे डिस्क्राइब करने को लोगों को और कम्युनिटी को एज अ होल, मतलब लोग ये होते थे। वन वाज द वर्ड क्या था, जना। जना मतलब क्या था, लोग। जनगणना बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल। तो जन का मतलब क्या हुआ बेटा, लोग, विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी, है ना। हम जन वर्ड को, जो जना वर्ड वो लोग यूज़ करते थे उस समय लोगों के लिए, वही शब्द आज हिंदी में भी हम यूज़ करते हैं, और एंड अदर लैंग्वेजेस में भी। द अदर वॉज अ विश। एक शब्द था विश, एक शब्द था जन, जो कि वो कॉमन पीपल के लिए यूज़ करते थे। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। मैंने बताया 4 तरीके की कैटेगरी थी। कौन सी हुई वो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इनके बारे में आपने बहुत बार सुना ही होगा। ब्राह्मणों के बारे में बता दिया, अब ये वैश्य आ गए। शूद्र मैंने आपको बताया था, जो नालियाँ वगैरह साफ करते थे, जिस तरह के काम करते थे, मरे हुए जानवरों को हटाते थे। बहुत जल्दी पढ़ाती हूँ क्या, कोई बात नहीं, चैप्टर जल्दी से खत्म होता तो कई बार रिवीजन लगा सकते हो आप इसका। ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ कि एग्जाम में रिवीजन भी करो तो ईजी हो जाए, इसीलिए तेज़ी से भागती हूँ। ठीक है, चलो,
The other was a wish. The word Vaishya comes from wish. You will learn more about this in the chapter 5. Chapter 5 में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. Several wish और जन आर मेंशनड बाय नेम. ठीक है, जो कई विश थे या फिर जन थे उनको मेंशन किया जाता था उनके नामों से. सो वी फाइंड द रेफरेंस टू दी पुरुजना और विश, द भारता जना और विश, या फिर यदुजना और विश एंड सो ऑन. मतलब इस तरह के लगाते होंगे नाम अपने. डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर. क्या आपको ये जो ऊपर नाम आपने पढ़े ना आपको कुछ फैमिलियर से लग रहे हैं? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हाइम्स. कई बार क्या होता था, तो जो लोग हाइम्स को कंपोज करते थे डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास. वो कहते थे हम कौन हैं, हमने हाइम्स को कंपोज किया था, हम कौन हैं, आर्य हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेना अच्छे से. जो क्या कॉल्ड देयर अपोनेंट्स, और अपने अपोनेंट्स को, अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास, है ना, या फिर दास्युस. ठीक है, दस्यु. ठीक है, दास या फिर दस्यु बोलते थे उनको. किसको बोलते थे, अपने ओपोनेंट्स को. क्या समझे कि जो लोग हाइम्स को क्रिएट करते थे कई बार वो अपने लिए आर्य शब्द का यूज़ करते थे और अपने विरोधी को दास या फिर दस्यु कहा करते थे. ठीक है. देयर वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. अब बहुत सारे जो लोग होते थे, सेक्रीफाइसेस का मतलब वही है जो हम पूजा में आहुति वगैरह देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग वो नहीं करते थे. एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. और संभावना ये है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे. लेटर द टर्म दासा, दासा मतलब दास, नौकर. ठीक है. एंड फीमेल क्या है, दासी. ठीक है, नौकरानी जैसे हो गई. केम टू मीन स्लेव, है ना. तो बाद में इस वर्ड का मतलब क्या निकल के आया, स्लेव, गुलाम एक तरीके से. स्लेव्स वर विमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर. अब बेचारे कौन होते थे, ये गुलाम, है ना. तो मैंने बताया था युद्ध जीतते थे, युद्ध में आदमी और औरतों को जीतते थे, तो आदमी और औरतें क्या करते होंगे, फिर इनके सेवक बन के काम करते होंगे. अच्छा, दे वर ट्रीटेड एज दी प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन. तो जो इन्हें जीत के आता था ना, तो उनको ऐसे ट्रीट करता था जैसे उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो. मतलब हर वक्त काम करवाना है, कुछ भी काम करवाना है, जो मर्जी करना है. और ये बेचारे कुछ कह भी नहीं पाते थे. हु कुड मेक दैम डू वट एवर दे वॉन्टेड. तो वो उनसे सब कुछ करवाते थे जो उनसे करवाना चाहते थे. वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट. जबकि ऋग्वेद जो है वो कंपोज किया गया था कहाँ, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में. देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर. दूसरी तरफ जब इस समय एक समय था जब ऋग्वेद जो था वो सब कॉन्टिनेंट में कंपोज हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट में. उस समय बहुत कुछ चल रहा था दुनिया में और जगह भी. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज. चलो भाई देखते हैं. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. भाई बहुत ही ध्यान से समझ लेना इस बात को. ये क्या है, ये बहुत बड़े बड़े ना एक तरीके से कह सकते हैं हम खामोश प्रहरी जिन्हें हम बोल सकते हैं. ठीक है. साइलेंट सेंटिनल्स मतलब क्या होता है, खामोश प्रहरी, चुपचाप रहने वाले प्रहरी. कौन थे, पत्थर थे. द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. मेगालिथ्स मतलब महापाषाण कह सकते हो. ये क्या होता है, चलो मैं बढ़ाती हूँ. ये क्या होता है ऐसे समझ लो. चलो अभी बता देती हूँ. जब लोग मर जाते थे ना, उनको बहुत बड़ा गड्ढा खोदते थे, उसमें दफना देते थे, उसके किनारे किनारे पत्थर वत्थर लगाते थे, उसको ऐसा करते थे. कई जगह तो ऐसा देखा गया कि पूरी पूरी फैमिली को एक सेम जगह दफनाया गया, है ना. जैसे कोई मरा तो फिर उसको वहाँ दफना दिया, फिर उस पर कोई साइन बना दिया. फिर उसके घर का कोई और मरा तो फिर उसको भी वहीं दफना दिया. फिर कोई और मरा तो उसको भी वहीं लिया, साइन से पहचान लिया. ठीक है. अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, वरना कनेक्ट नहीं कर पाते तुम लोग, है ना. चलो जी आते हैं आगे. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज. चलो भाई देख ही लेते हैं. पहले दिखा देती हूँ फिर पढ़ाती हूँ. ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपको गहरा गड्ढा दिख रहा है. यहाँ पे आदमी को मारने के बाद लेटाएंगे. ये देखो, ये एक छेद दिख रहा है, यहाँ से लाके उसकी फैमिली को कोई और डालना होगा, उसको भी डाल सकते हैं, या फिर इसको यहाँ लेटाना हो तो, क्योंकि काफ़ी गहरा कमरे जैसा है. फिर इसके किनारे किनारे ये देखो पत्थर लगे हुए हैं. फिर ये बड़े पत्थर लगे हुए गोलाई में, ये देखो ऐसे से. ठीक है. तो ये कब्र है एक तरीके से. चलो आगे बढ़ते हैं. दीज स्टोन बाउंड्रीज, ये जो पत्थर की बाउंड्री बनाई है, आर नोन एज मेगालिथ्स. इन्हीं को बोलते हैं मेगालिथ्स. लिटरली जिसका मतलब होता है बड़े पत्थर, है ना, बिग स्टोन्स. दीज वर केयरफुली अरेंज. ये बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली जो है ये अरेंज की गई थी बाय पीपल, लोगों के द्वारा. एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स. और इनको क्यों रखा गया इस तरह से, पत्थर को क्यों रखा गया, जिससे कि वो इन कब्रों की जो जगह है, जो साइट मीन्स जगह, है ना, ब्यूरल मीन्स कब्र जो है सॉरी, उसको ना मार्क कर सकें, सो दैट पता चल जाए कि किस बंदे की है. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स एगो. तो ये जो प्रैक्टिस थी इसकी, इसको बनाने की जो भी है, ठीक है, ये लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई. एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन. और लगातार चलती रही डेक्कन में, और बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी, मतलब मशहूर होगी उस समय. ऐसा चलता होगा कहाँ, डेक्कन में, साउथ इंडियन में, इवन नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में भी. ठीक है. चलो आगे आते हैं.
सम इंपॉर्टेंट मेगालिथ्स जो हैं साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पे कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आपको दे रखी हैं, वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन दी सरफेस। देखो कुछ तो क्या है सरफेस पे मिल जाती थी और कुछ क्या होती थी मेगालिथ्स ब्यूरल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। तो कुछ तो हैं भाई मेगालिथ्स जो थे वो कहाँ थे, सरफेस से नज़र आ जाते थे, और कुछ जो होते थे वो होते थे अंडरग्राउंड। ठीक है, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई उदाई करके पता लगाते हैं, फाइंड अ सर्कल, उनको मिले क्या, गोल गोल सर्कल ऑफ स्टोन्स बाउंड्रीज मिली कि पत्थर से गोल गोल जो है बाउंड्री सी बना रखी है, और अ सर्कल लार्ज स्टोन जो कि स्टैंडिंग है ऑन द ग्राउंड, एक बड़ा सा स्टोन जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो दीज आर दी ओनली इंडिकेशंस, ये केवल इंडिकेशंस थी, दैट क्या था, पहचान थी एक तरीके से, इंडिकेशंस मीन्स पहचान, दैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनीथ। अच्छा आगे से देखते थे, आर्कियोलॉजिस्ट तो समझ जाते थे कि इसके नीचे जो है कोई कब्र है। ठीक है, देयर वर सेवरल थिंग्स उनके साथ होती थी दैट पीपल डिड टू मेक मैगालिथ्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपल यूज़ करते थे मैगालिथ्स को बनाने के लिए। वी हैव मेड अ लिस्ट हियर, अब हम यहाँ लिस्ट बनाएंगे। बहुत सारे काम क्या क्या करते थे, ट्राई टू अरेंज दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। वो काम कैसे ऑर्डर में करते होंगे, मतलब पहले क्या करते होंगे फिर क्या करते होंगे, जैसे कि डिगिंग पिट्स इन दी अर्थ, खड्डे खोदना धरती पर, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स है ना, पत्थर ले लेकर आना कहीं से इसके आसपास लगाने के लिए, ब्रेकिंग बोल्डर्स और प्लेसिंग स्टोन्स, पत्थर रखना, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, सही से पत्थर को खोजना, शेपिंग स्टोन पत्थर को सही से शेप देना, और ब्यूरिंग द डेड, और उस तरीके से उसको डेड आदमी को दफनाना। इसको अरेंज कर लेना लाइन से, नहीं तो कहीं पे भी इसके आंसर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, चैप्टर को समझते हैं। ऑल दीज ब्यूरल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, अब इन सब ने ब्यूरल्स में कुछ कॉमन फीचर्स हमको मिलते हैं। कॉमन मीन्स जो इसमें भी हो, दूसरे में भी, तीसरे में भी, सब कब्रों में मिले। जनरली क्या होता था, द डेड वॉज ब्यूरिड विद द डिस्टिंक्टिव पॉट्स, मतलब उसके साथ बर्तन मिले अपने को, विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, उन बर्तनों को क्या बोलते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे। अच्छा जी, अब क्या होता था, ऑल्सो फाउंड आर टूल्स वेपन्स ऑफ आयरन, मतलब ना औजार भी मिल रहे हैं, लोहे के वेपन्स मिले हैं, एंड समटाइम्स स्केलेटन मिले हमें घोड़ों के। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ना कब्रों में और क्या क्या मिला, घोड़े मिलते थे। घोड़े क्या वो लोग दफना देते होंगे साथ में, मानो कोई राजा या उनका सरदार ऐसा कुछ मरा, कोई अमीर आदमी इस तरह का, तो उसके साथ बर्तन, घोड़े, ऑर्नामेंट्स, जो अमीर है उसके साथ गोल्ड के और जो गरीब है उसके साथ पत्थर के, ये सब भी मिले। अच्छा जी, वॉज आयरन यूज इन हड़प्पन सिटीज़, क्या हड़प्पन सिटीज़ में जो इतना मतलब कहना चाहिए ना ओल्डेस्ट सिटीज़ में से आती हैं, तो क्या उस समय वहाँ पे आयरन का यूज़ होता था, वो पूछ रहे हैं। ये देखो ये सब मिले हैं लोगों के पास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, चलो अब इन कब्रों से ही आपको सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी पता चलेगा। कैसे, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग करते होंगे टू द डेड पर्सन। तो आर्कियोलॉजिस्ट का क्या मानना था, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो भी सामान मिले हैं स्केलेटन के साथ, उस कंकाल के साथ, तो प्रोबेबली मतलब संभावना तो यही है कि बिलोंग करते होंगे इसको, उस मरे हुए व्यक्ति को ही, उसी की चीज़ें होंगी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड, कई बार तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते थे इन वन ग्रेव, एक ग्रेव में ही, कब्र में एक तरीके से, देन इन अदर, मतलब एक ग्रेव में कई बार बहुत सामान मिल रहा है तो वो अमीर की हो सकती है, एक ग्रेव में थोड़ा कम सामान मिल रहा है तो वो किसी गरीब आदमी की हो सकती है। ठीक है, फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पे पता करो ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, क्या हुआ ब्रह्मगिरी में, क्यों ढूंढना है। हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड, एक स्केलेटन बरी करा हुआ था, दफना हुआ था, क्या कैसे मिला, बरी विद 33 उसके साथ गोल्ड बीड्स रखी हुई थी, मन के जो थे है ना, क्या बोल सकते हैं, मोती बोल सकते हैं। 2 स्टोन बीड्स मिले हुए थे, पत्थर के भी मिले हुए, 2 स्टोन बीड्स मिले थे, 33 गोल्ड बीड्स थे और 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर की बैंगल्स मिली थी, एंड 1 कॉन्च शेल, कॉन्च शेल मतलब होते शंख, बजाते हैं ना ज़ोर से पूजा में पंडित जी, वो ये सब सामान मिला था उसके साथ। तो अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, कुछ स्केलेटन्स में तो केवल क्या मिला, कुछ पॉट्स ही रखे हुए थे। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल हु वर बरीड। तो इससे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई लोगों के स्टेटस में फ़र्क होगा, कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा, सम वर रिच अदर पुअर, कुछ लोग अमीर होंगे कुछ लोग गरीब होंगे, सम चीफ्स और दूसरे जो होंगे उसके फॉलोअर्स होंगे, उसको फॉलो करने वाले होंगे, राइट। अच्छा जी, वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कुछ कब्रों को देखकर हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली की है। मैंने बताया ना कुछ कुछ कब्रें तो ऐसी मिली जिसमें पूरा परिवार के कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता था, मेगालिथ्स, ये जो महापाषाण होते थे, कंटेन करते थे मोर देन 1 स्केलेटन को, एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलते थे इसमें। दीज इंडिकेट्स दैट द पीपल परहैप्स बिलोंग करते होंगे टू द सेम फैमिली। तो बहुत संभावना है कि ये लोग जो एक साथ दफन हुए होंगे ये किसी एक ही परिवार को बिलोंग करते होंगे। ठीक है,
अच्छा, सम प्लेसेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम, सॉरी हो गया। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर, जो बाद में मरते होंगे ना, वो ब्रॉट इन टू द ग्रेव, उनको लाया जाता होगा उस कब्र में थ्रू दी पोर्ट होल्स। मैंने आपको दिखाया था एक छेद सा बना हुआ है उसमें, वापस देखो, उस पोर्ट होल से उसको अंदर डाल देते होंगे। स्टोन सर्कल्स आर, और जो कि बोल्डर्स होते थे, या फिर मतलब स्टोन सर्कल्स यानी गोल गोल, जो मैंने पत्थर का आपको बना हुआ दिखाया था, कब्र के किनारे गोल गोल करके जो पत्थर लगे हुए थे एक तरीके से, प्लेस्ड ऑन दी सरफेस, वो ऊपर रख दिए जाते थे। प्रोबेबली सर्व करते होंगे साइन पोर्ट्स की तरह, मतलब एक तरीके से संकेत चिन्ह है कि ना यहाँ पर इस फैमिली की जो है वो कब्र है। इन द टू द सेम प्लेस वेयर दे वांटेड टू, है ना, वहीं पर ही रख देते होंगे इस तरह से गोल गोल पत्थरों को। आ स्पेशल ब्यूरियल एट इनामगढ़, अच्छा जी, यहाँ पर क्या मिला है, फ्रॉम इनामगढ़ ऑन मैप 2, आप देखो ये इनाम गांव है, ठीक है, सॉरी, फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2, इनाम गांव को मैप 2 पे देखिए। इट इज़ अ साइट, ये एक साइट है ऑन रिवर गोद के आसपास, एक ट्रिब्यूटरी थी ये किसकी, भीमा की, ठीक है, नदी होगी भीमा, उसकी होगी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो, लगभग उस समय वहाँ पर होगी ये जगह, मतलब ऑक्यूपाइड की गई होगी, उस समय की बात हो रही है। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर क्या होता था, एडल्ट्स को, है ना, जो बड़े लोग होते थे उनको ग्राउंड में बरी कर दिया जाता था, कैसे, लेड आउट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे उनको दफनाया जाता था। किसको सीधे दफनाया जाता था, एडल्ट्स को, ठीक है। समटाइम्स यू नो ब्यूरियल्स वर विद इन दी हाउसेस, कई बार तो ऐसे घर भी मिले हैं खुदाई वगैरह में जहाँ पर कब्रें घर के अंदर मिली हैं, इसका मतलब लोग अपने की लोगों की कब्रें जो होती थी घर में भी होती थी, ठीक है, उनके साथ वेसल्स मिले और प्रोबेबली कंटेन करते होंगे वो फूड को, वाटर को, वो उनके साथ रख दिया जाता होगा, तभी तो बर्तन रखे हैं, है ना, कुछ बर्तन मिले हैं तो इसका मतलब उस बर्तन में उनको खाने पीने के लिए रखते होंगे। वो लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है ना, इसीलिए उनको खाने पीने की व्यवस्था करते थे उनकी। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार, पता है एक आदमी का मिला जो कि बहुत बड़े मिट्टी के 4 पैरों वाले संदूक में उसको दफनाया गया था, और ये कहाँ था, इन द कंट्री यार्ड, मतलब उसके कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड मतलब होता है कंट्री यार्ड नहीं, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब हो गया आंगन, ठीक है, और 5 रूम का उसका घर था, 5 रूम का उसका घर था, आंगन में उसको मिट्टी के बहुत बड़े संदूक में जिसके 4 पैर थे, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस था उस साइड का, उसमें उसको दफनाया गया था। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, जो वहाँ पे भी लोग रहते थे वहाँ के उसके सेंटर पे, तो द हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैंडरी, ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अक्रॉस लेग्ड पोजीशन, क्रॉस लेग करके, मतलब जैसे हम पैर एक दूसरे पे मोड़ के रख लेते हैं वैसे ही इसको बॉडी को दफनाया गया था। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ, क्या आपको लग रहा है चीफ की बॉडी होगी किसी के, चलो बताओ ऐसा, क्योंकि स्पेशल उसको ट्रीटमेंट मिला है ना तो इसीलिए लग रहा है। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, तो जो हम कंकालों की जो स्टडी करते हैं वो हमें क्या बताती है, इट इज़ ईजी टू मार्क आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड। देखो ये तो आसान हो जाता है कि छोटा स्केलेटन है तो ये बच्चे का होगा, बट क्या होता है फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज हम पता लगा लेते हैं। हाउ एवर फिर भी देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन दी बोन्स ऑफ गर्ल एंड बॉय। अब गर्ल और बॉय में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना कि ये स्केलेटन गर्ल का है या फिर बॉय का है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन, क्या हम पता लगा सकते हैं कि भाई आदमी का है और ये औरत का है। समटाइम्स पीपल जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन, है ना। तो ऐसा होता था कि कई बार मान लीजिए हथियार मिल रहे तो बोल देंगे आदमी का है, और जेवर मिल रहे तो बोल देंगे औरतों का है। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए इफ़ अ स्केलेटन इज़ फाउंड विद द ज्वेलरी, है ना, अगर स्केलेटन ज्वेलरी के साथ मिल रहा है तो इट इज़ समटाइम्स थॉट, ऐसा सोच लिया जाता था टू बी दैट ऑफ अ वुमेन, कि ये किसका है, एक विमेन का है, किसी औरत का है। हाउ एवर फिर भी देयर आर प्रॉब्लम्स, इसमें भी प्रॉब्लम है। विद दिस क्या प्रॉब्लम है भाई, ओफन मैन ऑल्सो वोर एंड ऑर्नामेंट्स, उस समय तो आदमी भी अक्सर जो हैं ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आज ही तो नहीं पहनते, ठीक है। अब बेटर वे, एक सही तरीका है फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन, की लड़के का या लड़की का, इज टू लुक एट दी बोन स्ट्रक्चर। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि हम जेवर चेक करें, इससे ज़्यादा बेटर है बोन का, हड्डियों का स्ट्रक्चर चेक किया जाए। द हिप और द पैल्विक एरिया, जो आपके हिप्स होते हैं, है ना, तो आपका जो पैल्विक एरिया होता है औरतों का क्या होता है वो थोड़ा सा लार्जर होता है, क्योंकि वो चाइल्ड बियरिंग करती है, मतलब बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। तो बच्चों को जन्म देने में हम होता है क्या, उनका हिप जो है थोड़ा चौड़े हो जाते हैं। सो दोज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़। ये किसके बेस पे बताया कि हिप चौड़े होते हैं, जो आजकल मॉडर्न स्टडीज़ हो रही है ना उसके बेस पे बताया कि हम ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आफ्टर 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, देयर वाज अ फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से समझना। हु रोट अ बुक, चरक ने कौन सी बुक लिखी थी? इस चैप्टर में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100% बोल रही हूँ, ठीक है। अ बुक ऑफ मेडिसिन उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। स्पेलिंग के साथ इसको याद कर लेना। देयर ही स्टेट्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में 306 बोन होती हैं, 360, ठीक है। उन्होंने कहा था, होती नहीं है, उन्होंने कहा था, अपनी बुक में लिखा था। दिस इज़ द मच लार्जर नंबर, ये बहुत ज़्यादा नंबर है दैन द 200 बोन्स जो कि दैट आर रिकग्नाइज इन द मॉडर्न एनाटॉमी। अभी मॉडर्न जब जो चीज़ें हैं, हम तो क्या मानते हैं 206 हड्डियाँ हैं, लेकिन वो क्या मानते थे? उन्होंने अपनी बुक में लिखा 360 हड्डियाँ हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि चरक अराइव्ड द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, मतलब सबको गिन लिया उन्होंने, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक ही फाइंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच अ ग्रेट डील? चलो भाई पता लगा लेना। ऑक्यूपेशन देखते हैं एट इनाम गाँव में। ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा क्या होता था, ठीक है। चलो भाई देखो, आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड सीड्स मिले, बीज मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, किसके मिले? गेहूं के मिले हैं। वीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब जौ, राइस मतलब चावल, पल्सेस दालें, मिलेट्स के मिले हैं, पीस के मिले हैं, सिजम्स, है ना, इन सब चीज़ों के मिले हैं। सेसमी सीड, तिल जो होती है। अब बोन्स मिली हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स की, मैनी बियरिंग कट मार्क्स, तो बहुत सारी ना हड्डियों पे ना कट के मार्क्स हैं। अब कट मार्क्स से आप क्या समझोगे? इसका मतलब लोग इनको काट के खाते होंगे। दैट शो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, कि भाई ये जानवर जो हैं काट के खाए गए होंगे। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दीज इंक्लूड्स कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, सबको काटा हुआ है, सबको काट के खाते थे। एज पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक पक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, ग्रैब और फिश, सब मिले हैं, ठीक है। सबके नाम याद कर लेना। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट्स है, एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज, ये भी कलेक्टेड थे वहाँ पर, ठीक है। ये भी कलेक्ट करते होंगे। बाप रे कितना बड़ा चैप्टर है, अब बस ख़त्म ही होने वाला है, इसीलिए मैं वीडियो अभी बंद नहीं कर रही हूँ। पास हो गया, लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, ठीक है। डोंट वरी, एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया तो बहुत आसान हो गया आपके लिए भी, वरना वो सेकंड पार्ट नहीं मिलता बच्चों को। अच्छा, फाइंड करो चाइना को इन योर एटलस, चाइना को पता लगाओ अपने एटलस में। अराउंड 3500 ईयर्स एगो की बात है। वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई हमको एविडेंस कहाँ से मिले हैं? लिखित एविडेंस जो मिले 3500 साल पहले के चाइना से मिले हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, तो ये कहाँ लिखी गई थी? ये होती थी एनिमल बोन्स पर। दीज आर कॉल्ड ऑरिकल बोन्स, इनको हम बोलते थे ऑरिकल बोन्स। क्यों? बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। हाँ जी, उस समय ऐसा विश्वास था कि इन हड्डियों पर लिखो, लिखने के बाद क्या होता था, उसको जलाओ, जलाने के बाद चटकने की आवाज़ आती थी, उससे वो पंडित कुछ भविष्यवाणी करते थे, कुछ इसी तरीके से है। पढ़ लेते हैं। तो क्या होता था, किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट, किंग्स के पास जो होते थे स्क्राइब्स होते थे, वो जो लिखते थे ना, वो होते थे, लिखने वाले बंदों के लिए आता था स्क्राइब वर्ड। टू राइट, लिखने के लिए क्वेश्चन लिखवा देते थे वो बोन पर। वुड दे विन बैटल, कैसे क्वेश्चन लिखवाते थे? क्या हम युद्ध जीतेंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या इस बार हमारी फसल अच्छी होगी? ऐसे प्रश्न लिखवाते थे, ठीक है। कौन लिखता था? स्क्राइब लिखता था। कौन लिखता था? स्क्राइब्स लिखते थे, ठीक है। वुड दे हैव सन्स, क्या उनको बेटा होगा? बेटे का बड़ा चलन था उस समय, ठीक है। आगे आते हैं। द बोन्स वर देन पुट इनटू फायर, फिर लिखवा के क्या करते थे? हड्डियों को ना अग्नि में डाल देते थे। एंड दे क्रैक्ड, वो क्रैक होती थी बिकॉज ऑफ हीट। देन क्या होता था? फॉर्च्यून टेलर जो होता था वहाँ पे, भविष्य वक्ता जो होता था, वो क्या करता था? स्टडी करता था इन क्रैक्स को और ट्राई करता था प्रिडिक्ट करने की फ्यूचर को। मतलब क्या अंधविश्वास है, ठीक है। आ जाओ भाई। द किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस एंड सिटीज़, तो राजा जो थे वो महलों में रहा करते थे। दे एमिस्ट वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत सारी वेल्थ होती थी, इंक्लूडिंग लार्ज जो बड़े बड़े एलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स होते थे, बर्तन होते थे ब्रोंज के, है ना। हाउएवर दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ आयरन, तो उनको नहीं पता था उस समय आयरन कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ फिनिश हो गया इतना बड़ा सा चैप्टर। ये क्या है भाई? यू लिव इन इनाम गाँव, एक इमेजिनेशन दे रखी है। 3000 साल पहले अगर तुम वहाँ रहते होगे, और जो चीफ है वो कल पिछली रात मर गया है, वो कह रहे हैं, और आज योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्यूरल, तो आपके माता पिता जो है वो उसकी कब्र को दफनाने के लिए, मतलब उसको कब्र में दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम डिस्क्राइब करो सीन को, ठीक है, कि भाई फूड वगैरह कैसे प्रिपेयर होगा उसके फ्यूनरल के लिए, है ना। और व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर, तो तुम्हें क्या लगता है भाई इसको क्या क्या ऑफर करना चाहिए? जो पसंद का खाता हूँ कर दो ऑफर, ठीक है। चलो भाई, यहाँ फिनिश होती है हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर मिलेंगे चलो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।